नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। राज्यसभा चुनाव को लेकर दिन भर मैराथन मंथन के बाद कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस ने इनेलो समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आर.के. आनंद को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सिंगल लाइन प्रपोजल सोनिया गांधी को भेजा गया, जिस पर सोनिया गांधी ने मुहर लगाई और आंकड़ों के लिहाज से आनंद का राज्यसभा जाना लगभग तय हो गया है, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है। कांग्रेस के ऐलान के बाद हरियाणा की सियासत में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। पहली बार कांग्रेस किसी भी चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन करने जा रही है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के एक बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बतौर कुलदीप शर्मा, आर.के. आनंद का इनेलो से कुछ लेना देना नहीं है और आनंद सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस की नीतियों पर चलेंगे। उधर अभय चौटाला ने बीजेपी पर कटाक्ष किया और सुभाष चंद्रा को सरेंडर करने की सलाह दी। हरियाणा की सियासत में बनते इन नए समीकरणों से हालात बिल्कुल बदले से दिख रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या हरियाणा की राजनीति में बदल गए हैं सारे समीकरण, और क्या भविष्य में कांग्रेस और आईएनएलडी इतने नजदीक आ सकते हैं कि चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस संभावना पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आर.के. आनंद को कांग्रेस के समर्थन देने के क्या मायने हैं और क्या क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस। क्या कल क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इस सवाल पर भी हमारी नजर रहेगी। इन्हीं तमाम अहम सवालों पर एक खास पैनल के साथ होगी आज की बड़ी बहस। तो चलिए जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं। बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल कि क्या हरियाणा की राजनीति में तमाम समीकरण बदल गए हैं। जिस तरह से कांग्रेस और आईएनएलडी एक साथ आ रहे हैं एक उम्मीदवार के समर्थन में, यह बड़ा सवाल कि क्या कल हरियाणा की राजनीति में नया इतिहास लिखा जाएगा, नया अध्याय जुड़ेगा, और क्या भविष्य में कांग्रेस और आईएनएलडी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। यह सवाल भी आज बड़ी बहस में उठ रहा है और बेहद दिलचस्प तरीके का यह सवाल है। आर.के. आनंद को कांग्रेस के समर्थन देने के क्या मायने हैं, यह सवाल भी उठता है। और क्या क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है, यह सवाल भी उठता है। तो इनेलो समर्थित उम्मीदवार आर.के. आनंद ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप इसे सुनिए। जैसे कि पहले मैंने आपको बोला था कि मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर में आया हूं कांग्रेस की सपोर्ट लेने के लिए। मुझे कांग्रेस की पॉलिसी पे, सोनिया गांधी जी की पॉलिसी पे, राहुल जी की पॉलिसी पे मेरा पूरा विश्वास है और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनका समर्थन करूंगा। और मैंने हमेशा आरएसएस के साथ लड़ाई लड़ी है, वो आगे जारी रहेगी। तो आर.के. आनंद साहब का कहना है कि उन्हें कांग्रेस की नीतियों पर, सोनिया गांधी की नीतियों पर, राहुल गांधी की नीतियों पर पूरा भरोसा है और मैं हाउस के फ्लोर के अंदर और बाहर कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा। ये बात आर.के. आनंद साहब ने कही है। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई, जरा ये भी सुनिए। श्री आर.के. आनंद ने इस बात को माना है कि उनका इंडियन नेशनल लोकदल से कोई संबंध नहीं है और वो हमेशा कांग्रेस ही रहे। उन्होंने ये बात यहाँ पर मानी है और उनकी इस बात के कहने के बाद कि मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा इनसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस, एंड आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद एनएलडी। हमने कहा है कि भी बाकी ये सारी बात सोनिया गांधी जी तक पहुंचा दें और जो फैसला चाहे करेगा। श्री आर.के. आनंद जी ने कांग्रेस में और सोनिया गांधी के नेतृत्व और राहुल जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि वो चुनने के बाद हाउस में और हाउस से बाहर सदैव कांग्रेस का समर्थन करेंगे। कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं आर.के. आनंद जी, उनका हम समर्थन देंगे क्योंकि आर.के. आनंद जी ने पूरी आस्था के साथ सोनिया गांधी जी में और राहुल जी में, उनकी नेतृत्व में अपनी पूरी आस्था जो है व्यक्त। वहीं आर.के. आनंद को कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद इनेलो की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, ये भी सुनिए। आज कांग्रेस ने भी, क्योंकि उनके साथ संबंध रहे, इसलिए उन्होंने भी आज उनको समर्थन दे दिया। अब मेरे ख्याल से जो व्यक्ति आज पैसे के बलबूते पे कहीं ना कहीं राज्यसभा जाना चाहता था, कहीं ना कहीं इस प्रदेश को एक दफा फिर बदनामी का ठप्पा लगाने का काम कर रहा था, आज वो रुक जाएगा। आज तो भाजपा को कल चुनाव में जाने की बजाय उसको कह देना चाहिए कि आपको सरेंडर कर लेना चाहिए। उधर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आर.के. आनंद को कांग्रेस के समर्थन पर क्या कहा, यह भी सुनिए। देखिए, ये जो हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव है उसमें
बिल्कुल अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस उम्मीदवार को इनेलो ने खड़ा किया था वो अब पाला बदलकर कांग्रेस के पाले में चला गया। इनेलो को छोड़कर अब वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो गया और कांग्रेस कह रही है कि वो अंदर और बाहर कांग्रेस को समर्थन करेगा, कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाएगा और वैसे भी वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि में है और हमें लगता है कि उसकी घर वापसी होगी। वही कांग्रेस के समर्थन के बाद इनेलो समर्थित उम्मीदवार आर.के. आनंद का राज्यसभा जाना लगभग तय है अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है। कौन है आर.के. आनंद, इस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। आर.के. आनंद पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रहे हैं। देश के कई चर्चित केस लड़ चुके हैं आर.के. आनंद। लंबे वक्त तक गांधी परिवार के निजी वकील भी रहे हैं आर.के. आनंद। एक बार पहले भी राज्यसभा जा चुके हैं आनंद। साल 2000 में झारखंड से राज्यसभा सांसद भी बन चुके हैं आर.के. आनंद और 2014 में इनेलो की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा फरीदाबाद से आर.के. आनंद ने। जी हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज की इस बड़ी बहस में, आइए आपको रूबरू करवा दें। संजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रण सिंह मान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रण सिंह मान साहब आपका स्वागत है। और सर्वदानंद आर्या साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आर्या साहब आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। इस चर्चा की शुरुआत सर्वदानंद आर्या साहब आपसे करेंगे। आप भी हरियाणा की राजनीति को लंबे अरसे से देख रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने समर्थन दिया, कई सवाल उठते हैं कि क्या किस तरह की रणनीति है कांग्रेस की, इसके क्या मायने हैं। और यह सवाल भी उठता है कि क्या हरियाणा के राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। क्या यह संकेत मिल रहा है कि अगर परिस्थितियां बनती हैं तो कांग्रेस और आईएनएलडी एक साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं भविष्य में, जिस तरह से आज ये तस्वीर सामने आई। क्या कहना है आपका? रोहित जी, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात यह है कि जैसे आप कह रहे हैं कि हालात बदले हैं और शायद हरियाणा के इतिहास में जब से हरियाणा बना है उसके बाद की बात में और इनेलो का अस्तित्व जब से आया है, पहली बार कांग्रेस जो है वो इनेलो का समर्थन कर रही है, क्योंकि इनेलो हमेशा से घोर कांग्रेस विरोधी रही है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये जो समर्थन हो रहा है, मैं समझता हूं इसमें कैंडिडेट का महत्व है, पार्टी का महत्व कम है, क्योंकि सुभाष चंद्रा एक प्रखर आपके पत्रकार हैं, मीडिया मुगल उन्हें कहना चाहिए। 96 के लगभग चैनल चलाते हैं। जी ग्रुप जो है बहुत बड़ा मीडिया हाउस है और आप हमेशा ये देखिए कि जी ग्रुप से ये एक धारणा सी बनी हुई है सारे समाज के अंदर कि जी ग्रुप ठीक है, निर्भीकता से भी वो पत्रकारिता करते हैं और निष्पक्षता भी खोज दिखाते हैं, परंतु वो बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, खासतौर पर मोदी जी के विशेष समर्थक माने जाते हैं। मोदी जी की हर अचीवमेंट को, चाहे वो इस देश में हुई हो चाहे विदेश में हुई हो, जी चैनल बड़े जोरों शोरों से दिखाते हैं। तो यहां जो ये बात हो रही है, मैं इस बात को अभी मानने को स्वीकार नहीं हूं कि कांग्रेस जो है वो इनेलो के समर्थन में आ गई है और आगे भी आती रहेगी। ये राहुल गांधी आए और ये उनका फैसला ठीक हुआ है या नहीं वो तो कल का वक्त बताएगा। यदि सुभाष जी की जगह पर और कोई निर्दलीय कैंडिडेट होता तो कांग्रेस का ये फैसला होता कि हम अपने विधायकों को अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने के लिए कहते हैं। अभी एक बात जो होगी, जो मुझे संदेह है और शायद मेरा संदेह जो है वो सत्यता में बदले हुए कल की बात, कल के वोटों के ऊपर ही आधारित होगी। बहुत सारे कांग्रेस के उम्मीदवार जो एमएलए जीत कर आए हुए हैं, कांग्रेस के एमएलए जो जीत कर आए हुए हैं, वो इनेलो के खिलाफ जीत कर आए हैं। खासतौर पर करण सिंह दिलाल ऐसे हैं और भी 2 4 5 है जिनके नाम लेने अब जरूरी नहीं है। ये 10 बार सोचेंगे वोट देने से पहले कि क्या कांग्रेस के डायरेक्टिव के खिलाफ वोट दिया जाए। नंबर 2, क्या इनेलो के कैंडिडेट को वोट देकर वो अपनी राजनीतिक हस्ती के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा रहे। तो मैं अभी इस बात को तो नहीं मानता कि आगे जाकर सिर्फ बीजेपी का विरोध करने के लिए ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, ऐसी कोई संभावना निकट भविष्य में तो नहीं है। हाँ, ये एक इलेक्शन है, इस इलेक्शन में इस प्रकार के समीकरण बन जाया कर। जी,
तो बिल्कुल कई मायने, लेकिन इतना जरूर है आर्या साहब कि सवाल तो उठ रहे हैं, चर्चा तो होगी, और मुझे लगता है कि इन सवालों को छूना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल अटकलें कयास लग रहे थे, लेकिन अब ये तस्वीर लगभग सामने आ चुकी है। बहरहाल हमारे साथ प्रवीण अत्रे साहब भी जुड़ चुके हैं, आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता हैं। लेकिन अब मैं मान साहब के पास चलूंगा। रण सिंह मान साहब, निश्चित तौर पर सबकी नजरें कांग्रेस पर थी कि कांग्रेस का क्या फैसला होगा, कई अटकलें कई कयास लग रहे थे। लेकिन मान साहब, जो 2-3 सवाल उठ रहे हैं, ये तो है कि कल हरियाणा की राजनीति में एक नया अध्याय तो जुड़ेगा। ये पहला मौका है जब कांग्रेस और आईएनएलडी एक ही प्रत्याशी को वोट करते हुए दिखेंगे। तो क्या भविष्य में भी इस तरह के संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि ये फैसला इस तरह का, इसलिए सवाल उठ रहे हैं? नहीं रोहित जी, इतना लंबे काल के का निष्कर्ष निकालना केवल एक राज्यसभा के चुनाव के वक्त में थोड़ा जल्दबाजी की बात है, ये उचित नहीं है। यहाँ बहुत एक सीधी सी बात है, और वो सीधी बात ये है कि संख्या बल के आधार पर जो विधानसभा में जो मेंबर्स होते हैं, जिन अलग अलग पार्टियों की जो संख्या होती है, उसी हिसाब से लोग चुन करके राज्यसभा में जाते हैं। एक सीट संख्या बल के आधार पर क्लियर कट है, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है, और उसके बाद कुछ सरप्लस वोट बचते हैं, और उन सरप्लस वोट को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रा जी को, जो एक तरह से मीडिया किंग हैं, बादशाह हैं, जी ग्रुप के मालिक हैं, और बहुत लंबे समय से नहीं तो भी जो पिछले 10-12 साल के इतिहास पे जाएंगे तो उनका झुकाव जब से नरेंद्र मोदी जी आए, स्पष्ट बहुत खुले रूप में उनका भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह समर्पित होकर के वो अपनी जो भी उनके अंदर सामर्थ्य है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्मीदवार के रूप में उतारा उनको, बेशक वो निर्दलीय हों, लेकिन पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ वो मैदान में हैं। और दूसरे इनेलो ने जो है आर.के. आनंद जो एडवोकेट साहब हैं उनको करा, तो वो पूरी तरह से इनेलो समर्थित हुए। बड़ी स्पष्ट सी बात ये है जी 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 नहीं, मैं बता देता हूँ, वो पूरी तरह कांग्रेस के पास इतने पर्याप्त संख्या में जो मेंबर्स नहीं थे कि वो अपने बूते के ऊपर अपना उम्मीदवार खड़ा करती। तो 2 ऑप्शन बच गए, या तो वो सुभाष चंद्रा जी को सपोर्ट करे कांग्रेस, या फिर जो इनेलो के समर्थन से आनंद साहब कैंडिडेट बने उसको सपोर्ट करे। तो जो पार्टी रोज कसम खाती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और उस एजेंडे पर लगातार काम कर रही है, तो हम एज ए नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसका जो नीतिगत आधार पे उसका मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से है। तो हम केवल ये परहेज नहीं किया हुआ कि जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को ध्वस्त करता हो, उसको कमजोर करता हो, उसमें कांग्रेस पार्टी केवल उनके हाथ मजबूत क्यों करेगी। बड़ी सिंपल सी बात है, अच्छी बात है यदि, और उसके बाद में जो प्रतिक्रिया इन लोग के नेताओं की वो स्वागत योग्य है। यदि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को परास्त करने में, क्योंकि उनके पास एक संख्या बल है निश्चित तौर पर, और ये दोनों मिलकर के ही भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते थे, इनेलो और कांग्रेस। तो ये कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सोच समझ करके ये निर्णय लिया, ये स्वागत योग्य है। और जो मंसूबे लोग पाले हुए थे उनके षड्यंत्र भी नहीं चलेंगे, उनके मंसूबे भी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है। और अपने मकसद में, लेकिन मान साहब माफी के साथ रोकूंगा, बड़े लंबे अरसे बाद ये बात आपसे सुनने को मिली। आपने जो कहा लंबे अरसे बाद, क्या मुझे तो लगता है पहली बार सुना कि आपने कहा कि आईएनएलडी का ये फैसला स्वागत योग्य है। ठीक है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन मान साहब सवाल ये उठता है कि आईएनएलडी कांग्रेस की पूरी पिछली सरकार पर कहते हैं कि हमने चार्जशीट बनाई है, उस पर कार्रवाई हो, जमीन सौदों की जांच हो, इस तरह के तमाम आरोप, तमाम चार्जशीट आईएनएलडी बनाती है। लेकिन आपको यानी कुल मिलाकर यह कि बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए आपने उन सब चीजों को अलग छोड़ दिया, ये कहना है? नहीं, ये बहुत एक सिंपल सी बात। ये ठीक है कि आईएनएलडी ने बहुत से आरोप लगाए, उन्होंने एक जो है चार्जशीट भी दी,
और हमें अपेक्षा रहेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर के हरियाणा की राजनीति नहीं करेगी और आगे से केवल इस एक कदम से ये तय हो जाए कि ये आगे भविष्य में दोनों मिलकर के चलेंगे, ये ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक फौरी तौर पे सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच में एक निर्णय करना था और वो हमें इस बात की कोई आपत्ति नहीं कांग्रेस को, यदि क्योंकि दोनों मिलकर के ही चुनाव जीत सकते थे, तो हम इस बात से क्यों परहेज करें कि इन लोग उनका समर्थन कर रहा है इसलिए हमको उनका समर्थन करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक समझदारी नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया और अच्छा निर्णय लिया और सर्वत्र सराहना है। सब जगह लोगों से बात भी हुई है, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन आ रहे हैं और ये अच्छा स्वागत योग्य फैसला है। ठीक है, और दोनों मिलकर के आर के आनंद की जीत को सुनिश्चित करते हैं। हाँ, और ये इसलिए बातें आ रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो बौखलाए हुए हैं, उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए ये बयानबाजी हो रही है कि वो तो कांग्रेस के पाले में चले गई, वो अब कैसे करेगी। कांग्रेस वालों को कहा जा रहा है कि ये आप तो इन लोग आपके खिलाफ 4 सीट दी थी, आपके खिलाफ बोलते रहे। ये इन बातों के लिए इस चुनाव में जगह नहीं है। चलिए मान साहब, ये आपकी राय है, आपकी पार्टी की राय हो सकती है। प्रवीण अत्रे साहब आपके पास आऊंगा, संजय शर्मा जी आपके पास सबसे आखिर में आऊंगा। प्रवीण अत्रे साहब, ये बताइए कि इस बात में कोई शक और शुबा नहीं है। अभी मान साहब ने कही बात की, मान साहब ने कहा कि बस ये उम्मीद करते हैं कि इन लोग कठपुतली की तरह ना रहे बीजेपी की, लेकिन जो आज जो कुछ हुआ, खैर ये हम आप और पूरे प्रदेश की जनता सब समझ रही है कि कठपुतली कौन बन गया। आपकी पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आज वो मास्टर स्ट्रोक पूरी तरह से लगता हुआ दिख रहा है सामने। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आर के आनंद साहब चुनाव लड़ चुके हैं आपकी पार्टी से, ठीक है, कांग्रेस से समर्थन से राज्यसभा भी रह चुके हैं, अलहदा बात है। लेकिन एक दिलचस्प बात यहां पर और है प्रवीण अत्रे साहब, वो बात ये कि आर के आनंद साहब कहते हैं कि उनको वो कांग्रेस की नीतियों से पूरी तरह से कांग्रेस की नीतियों के साथ हैं, उनके समर्थक हैं, सोनिया गांधी जी की पॉलिसी के साथ हैं, उनके समर्थक हैं, राहुल गांधी जी की नीतियों के साथ हैं, उनके समर्थक हैं। क्या प्रवीण अत्रे और उनकी पार्टी आर के आनंद की इस बयान से सहमत हैं? क्या आप लोग भी कांग्रेस की नीतियों से सहमत हैं? रोहित, देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक सवाल मैं आपसे अत्रे साहब माफी की, ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं हम लोग क्योंकि आईएनएलडी की जो सियासत रही है प्रदेश में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिल्कुल सीधे तौर पर कांग्रेस का विरोध किया और कोई किसी बिना किसी दबाव के एक लंबे अरसे तक, एक लंबा इतिहास है, इसलिए ये सवाल आपसे कर रहे हैं साहब। देखिए रोहित, मैं वही कह रहा हूं, आपके सवाल का जवाब मेरे सवाल में ही निहित है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने पैसे की ताकत पे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रलोभन देके राज्यसभा में जाना चाहिए, क्या उसको जाने का अधिकार है? जी रोहित जी, आप मानिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो लगातार भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जीरो टॉलरेंस, इस तरह की बातें करती रही और इनके समर्थित उम्मीदवार अपने पैसे के दम पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जिनका कर्तव्य है भ्रष्टाचार को खत्म करना, उनको प्रलोभन देके जिस तरह से राज्यसभा का दरवाजा देखना चाहते थे, इंडियन नेशनल लोकदल ने उसके विरोध में एक आजाद उम्मीदवार आर के आनंद जी को अपना समर्थन दिया। ये बड़ा क्लियर है। और दूसरी चीज रोहित, जो सवाल आपने पूछा, इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई हमेशा प्रदेश के हितों को लेकर है। जिसने भी प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ किया, इंडियन नेशनल लोकदल उसके सामने डट के खड़ा हुआ। ये हमारी परंपरा रही है, हम प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ होने नहीं देते। दूसरी बहुत अहम चीज है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का एक बयान आपने रोहित सुना होगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि हमारे एक उम्मीदवार जीत रहे हैं, जीत सुनिश्चित है और हमारे समर्थित उम्मीदवार को समर्थन दिया, बाकी समर्थन का वो इंतजाम खुद करेंगे। देखिए, अगर
जो आनंद साहब हैं, आनंद साहब ने भी अपना जब नॉमिनेशन फाइल किया था उस वक्त उन्होंने भी यही बात की थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने तब कहा था कि हमने एक आजाद उम्मीदवार को समर्थन दिया है और हम खुद किसी से वोट मांगने नहीं जाएंगे क्योंकि वो आजाद उम्मीदवार का लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि तो वो तो बीजेपी वाले भी नहीं गए शायद वोट मांगने, तो और किसी के पास। आर के आनंद जी ने अपने उस जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा वोट मांगने तो बीजेपी भी नहीं गई किसी के पास। नहीं, देखिए मैं वही बता रहा हूं, जिस तरह से सुभाष चंद्रा जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि साहब मेरे काफी मित्र कांग्रेस में भी हैं, मैं वहां भी वोट मांगने जाऊंगा, उसी तरह से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए आर के आनंद जी भी ने भी वोट मांगा। ठीक है सब अत्रे साहब, हमारा सवाल बिल्कुल, हमें कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल आप राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, सब अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र। हमारा सवाल इतना है कि हम इसलिए ये बात उठा रहे हैं क्योंकि आप सब सियासी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो, आप सब लोग जब प्रदेश की जनता से बातें कहते हैं कि सब हम इसके विरोधी हैं, हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, तो इसलिए ये सवाल हम उठा रहे हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि साहब आर के आनंद साहब ने तो साफ कह दिया कि वो कांग्रेस की नीतियों से सहमत है, सोनिया गांधी जी की नीतियों से सहमत है, राहुल गांधी जी की नीतियों से सहमत है, राज्यसभा के फ्लोर के अंदर और बाहर वो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। तो तब ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ऐसे उम्मीदवार का तब भी आप समर्थन कर रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल समर्थन आप कर सकते हैं, इसमें कोई इसमें कोई हम तो कुछ कह ही नहीं सकते है। मैं ये कह रहा हूं, मैंने आर के आनंद जी की वो बाइट सुनी है जो उन्होंने मीडिया में कहा। उन्होंने केंद्र की राजनीति के संदर्भ में खुल के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने खुल के ये बात कही कि मैं सदा आरएसएस की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ता रहा हूं। बिल्कुल कही ये बात भी खुल के ये बोला कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पसंद नहीं है। उन्होंने जिस तरह से अपनी बात को रखा, एक आजाद उम्मीदवार होने के नाते ये उनका अधिकार है साहब, उनको आप उनके विचारों को दबाने का तो नहीं कह सकते, उनको अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने बिल्कुल उनको अधिकार है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप उनके विचारों से सहमत है या नहीं? बिल्कुल वो स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए। हमारा सवाल यह कि आप उनके विचारों से सहमत है या नहीं? उन्होंने जिस तरह से केंद्र की राजनीति के संदर्भ में, देखिए मैं वही बोल रहा हूं, उन्होंने जिस तरह से केंद्र की राजनीति के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना की, आरएसएस की नीतियों की आलोचना की, और वो तो इस वक्त पूरा देश जानता है। उन्होंने इकोनॉमी के बारे में कहा कि सरकार ने इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी को ठीक है साहब, आपको रोकूंगा माफी के साथ। संजय जी काफी देर से बैठे हुए, इनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं संजय शर्मा जी की, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि विंडो में हम आर के आनंद साहब की का वो बयान, वो बाइट जरूर सुना दे ताकि अत्रे साहब भी एक बार फिर से उसको सुन लें कि क्या कुछ उन्होंने कहा था, आर के आनंद साहब ने क्या कुछ कहा था। पहले मैंने आपको बोला था कि मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर में आया हूं कांग्रेस की सपोर्ट लेने के लिए। मुझे कांग्रेस की पॉलिसी पे, सोनिया गांधी जी की पॉलिसी पे, राहुल जी की पॉलिसी पे मेरा पूरा विश्वास है और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनका समर्थन करूंगा और मैंने हमेशा आरएसएस के साथ लड़ाई लड़ी है, वो आगे जाएगी। जैसे कि पहले तो चलिए इसमें अब हम कुछ नहीं कहेंगे, खुद आर के आनंद साहब ने कहा, अत्रे साहब ने भी सुन लिया होगा, इनसे जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले संजय शर्मा साहब बताइए, आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं धन बल का इस्तेमाल हो रहा था। उन्होंने कहा कि ये इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए दोनों एक साथ आई हैं पार्टियां। आपका क्या कहना, आपकी प्रतिक्रिया, बीजेपी की प्रतिक्रिया? रोहित जी, ये सीधा सीधा मौका प्रस्त की राजनीति है जी। मेरे दोनों मित्र, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ इनेलो के, आज सब बातों को अलग रख करके क्या इनेलो के मेरे मित्र ये बताएंगे कि चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिन नीतियों पर चलकर कांग्रेस का हमेशा विरोध करते रहे, जिस आधार पर उन्होंने अपना राजनीतिक दल बनाया, क्या आज वो उस सारे को भूल गए हैं? ये केवल एक चुनाव का मसला नहीं है। जो व्यक्ति यहां से जीत करके जाएगा वो संसद के ऊपरी सदन में पहुंचेगा। ऊपरी सदन वो है जो सरकार की नीतियों को तय करता है। सरकार क्या किस तरह से दिशा होगी, कौन कौन से बिल वहां पर आएंगे, क्या विचार होगा, इस सदन में जाने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दरबार में जाकर के हाजिरी लगा करके आता है, वो व्यक्ति जो इनेलो का उम्मीदवार है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे कांग्रेस के और इनेलो के मित्रों से कि जो इनेलो के लोग कोसते थे कांग्रेस को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा चिट्ठा पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ हमारे राज्यपाल जी को दिया,
क्या वो उन नीतियों को समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति आज कांग्रेस के दरबार से निकला है, कल वहां पर गया था, उसने क्या कहा कि मैं कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करता हूं, कांग्रेस के कार्यक्रमों में विश्वास रखता हूं, मैं सोनिया जी और राहुल जी का सेवक हूं। इस तरह की जो व्यक्ति बातें करता है, क्या इनेलो ने उस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है? इससे क्या सामने आ रहा है? ये सामने ये आ रहा है कि इनेलो और कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती थी कांग्रेस कि इनेलो बी पार्टी है बीजेपी की, अब कौन किसकी ए पार्टी है, कौन किसकी बी पार्टी है, ये लोगों के सामने आ गया है। क्या वो वोट बैंक जो हमेशा देवीलाल जी के एक इशारे पर के अपनी जान देने के लिए तैयार रह जाता था, क्या आज वो कांग्रेस के खेमे में चला गया है? ये जवाब आज कांग्रेस के नेताओं को और इनेलो के नेताओं को देना होगा। वो देवीलाल जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी कांग्रेस का विरोध करते हुए निकाल दी, क्या आज वो इनेलो उस व्यक्ति को जो सोनिया गांधी के दरबार में जाकर हाजिर लगा रहा है, उसको अपना कैंडिडेट बनाकर भेज रहे हैं? मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आज देश के लोग, आज हर विधायक ये चाहता है कि जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर शुरू किए हैं, जो नीतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर शुरू की हैं, वो आगे बढ़े। इसलिए जो ऊपरी सदन है, वहां पर अगर भाजपा का बहुमत नहीं है तो वो बहुमत अच्छा संजय जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। संजय शर्मा जी, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। यहाँ से संजय जी, ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया। अत्रे साहब, आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। एक छोटी सी प्रतिक्रिया। अभय चौटाला साहब ने कहा कि अब तो हार मान लेनी चाहिए, तो मान ली दूसरे प्रत्याशी के लिए हार आपने, अभी भी कोई उम्मीद है? मुझे कह रहे हैं क्या? जी हम, मेरा कैंडिडेट जीतेगा, वो कल आपके सामने आ जाएगा। जिस कैंडिडेट को हमने समर्थन दिया है, एक तो हमारा प्रत्यक्ष रूप से जीत ही रहा है, और दूसरे को भी जिसको हमने समर्थन दिया है, मैंने यही कहा है कि अपने विवेक के आधार पर के जो विधायक है वो निर्णय लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी ऐसे बहुत से विधायक हैं जो नहीं चाहते इनेलो के साथ जाना चाहिए, और इनेलो के लोगों की तो ये सोच ही रही है कि हम एंटी कांग्रेस बन यानी आपको, आप ये कह रहे हैं कि आपको भरोसा आपके दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, समर्थित भी और आपके प्रत्याशी के आनंद है। संजय, इनेलो के कैंडिडेट नहीं रहे, संजय जी कांग्रेस के कैंडिडेट हो गए, कांग्रेस के उम्मीदवार। संजय जी, यानी आपको पूरा भरोसा आपके दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे देंगे? संजय जी, हाँ, हमारे दोनों प्रत्याशी जीत कर आएंगे, कल आपके सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा। मान साहब आपने सुना भी, रोहित देखिए, अत्रे साहब आपने भी सुना, और सर्वदलीय आर्य साहब आपने भी सुना। अत्रे साहब, माफी के साथ रुकूंगा, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं यहां पर, ब्रेक के बाद जल्द लौटूंगा। अब संजय शर्मा साहब ने जो बात कही है, इसे कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस कहें, लेकिन बात इन्होंने कही है, और जब बात कही है तो फिर इस पर चर्चा भी होगी, और बात कही है तो दूर तक तो जरूर जाएगी। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बड़ी बहस में। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ रण सिंह मान साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता संजय शर्मा हमारे साथ हैं। प्रवीण अत्रे आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और सर्वदानंद आर्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आर्य साहब, एक बार फिर आपसे चर्चा के इस दौर की शुरुआत। आर्य साहब, क्या कहना है आपका? कांग्रेस विरोध की राजनीति, जिस तरह का जिक्र अभी हो रहा था इस चर्चा में, संजय शर्मा जी ने भी कहा, आपने भी शुरुआत में जिक्र किया था, लेकिन इस पूरे सियासी अगर सिनेरियो को हम देखते हैं तो आप किसे, जिसे कहा जाए विन विन की स्थिति में, किसे देखते हैं, किसको लाभ होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि एक संचय से जरूर बना है। जो सवाल आज हमने उठाए हैं, दो तीन अहम सवाल, एक तो ये कि कल एक नया इतिहास हरियाणा की सियासत में लिखा जाएगा, और राजनीति जिसे संभावनाओं का खेल कहते हैं। हाँ, ये भी चर्चा है कि साहब जब इस स्तर पर आप साथ आ सकते हैं तो क्या भविष्य में भी नजदीक आने की कोई गुंजाइश है, और क्या कल क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है? क्योंकि संजय शर्मा जी का ये पता नहीं अब कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन वो कह रहे नहीं अब भी 2 की 2 सीटें जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? रोहित जी, ऐसा है कि मैं आपके 2 मिनट लूंगा और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जी, सबसे पहले ये व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, जैसा कि ये प्रवक्ता महोदय, तीनों पार्टियों के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे। निश्चित रूपेण सुभाष जी भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं या नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं कुछ पता, परंतु वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, उनकी आइडियोलॉजी के आदमी है, उनका पूरा परिवार ही उस आइडियोलॉजी को मानता है।
इनके पिता ही विश्व हिंदू परिषद के हरियाणा प्रांत के जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट रहे और इनकी आइडियोलॉजी लगभग उनसे मिलती है। उसका प्रचार प्रसार भी ये करते हैं, कभी ये छुपाते भी नहीं। जहां तक अपने आनंद साहब का पता है, मुझे जहां तक उनके बारे में ज्ञान है, वो इससे पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और उसके बाद वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस के बाद फिर वो कांग्रेस छोड़े, उन्होंने आईएनएलडी से इलेक्शन लड़ा, अब फिर आईएनएलडी की सपोर्ट से वो आए। पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्तियों की लड़ाई होती तो सुभाष चंद्र जो हैं व्यक्तित्व के रूप में अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी हस्ती से आर के आनंद से बहुत ऊपर है। आर के आनंद साहब के खिलाफ तो बार काउंसिल ने भी एक एक्शन लिया हुआ है, खैर मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु प्रश्न ये है, पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी को इनेलो डराना चाहती थी और यहां पर कांग्रेस जो है वो मुझे लगता है अपनी गेम के अंदर सफल होती नजर आ रही है। कांग्रेस के अंदर फूट होगी, वो टूटेंगे, ये आप कल देखिए, 3 टूटते हैं, 4 टूटते हैं, इसकी संख्या तो मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु मेरा अनुमान है कि जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी या नहीं, इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं कहना। क्रॉस वोटिंग होगी और क्रॉस वोटिंग सिर्फ इनेलो और कांग्रेस के सदस्यों के बीच में होगी, उससे कितना सुभाष जी को लाभ होता है या नहीं। अभी आपने एक बात पूछी है कि क्या यह संभावना हो सकती है, एक बार बार आप जो हैं बयान आर के आनंद का सुना रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि इससे इनेलो की भद पिट रही है पूरे राज्य के अंदर। इनेलो ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को आंखें भी दिखाई और उसको प्रभाव भी मिलने लग गया, क्योंकि जो उनका वोट है, जो जनमानस है, इनेलो का जो वोट बैंक है वो आजकल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रहा है, उससे उनको सहानुभूति भी मिली। वो चाहते थे कि मजबूर होकर कांग्रेस जो है उसकी सपोर्ट करे, परंतु कांग्रेस के अंदर भी 2 गुट खेलते हैं, एक हुड्डा जी का है, एक हुड्डा जी के विरोधियों का है। उन दोनों ने मिलकर एक ऐसी गेम रची है जिसमें ऐसा लग रहा है आर के आनंद के बयान से कि आर के आनंद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ना कि इनेलो के उम्मीदवार हैं, और उनको ये हजम करना इनके समर्थकों को बहुत मुश्किल होगा। आर के आनंद का ये बयान, कुछ वोट इनेलो के टूटेंगे, ज्यादा नहीं, और टूटेंगे कांग्रेस के भी, जहां जहां कांग्रेस के एमएलए इनेलो को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं, लड़ाई लड़ते हैं इलेक्शन की, और भारतीय जनता पार्टी का लंबा चौड़ा अस्तित्व नहीं है, वहां ये खतरा हो सकता है। आगे कल का भविष्य बताएंगे, क्योंकि ये आम जनता का तो है नहीं, उसका मूड सुनकर हम आपको बता दें, ये तो एमएलए के बीच की बात है, इसमें हर तरह के छल, यानी हर तरह की संभावनाएं अभी भी हैं, ये आर्य साहब आपका कहना है। बिल्कुल। अब प्रवीण अत्रे साहब के पास चलेंगे। अत्रे साहब बताइए, आर्य साहब ने अपनी बात कही, आप कुछ बड़ी देर से कहना चाह रहे थे जी। देखिए रोहित, देखिए हाँ बिल्कुल रोहित, देखिए रोहित ऐसा है, अपने समर्थित उम्मीदवार की संभावित हार की जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं पे पड़ेगा, ये स्वाभाविक था। उनकी बौखलाहट दिख रही है, वो स्वाभाविक था। उनकी स्थिति जो है खिसियानी बिल्ली जैसी हो जाएगी, वो भी नजर आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब भी उस रो में बह गए, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनेलो के उम्मीदवार, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, आर के आनंद एक आजाद उम्मीदवार है जिसको इंडियन नेशनल लोकदल ने समर्थन दिया है, जिस तरह से सुभाष चंद्रा जी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। दूसरी बात, जो बात कही गई है क्रॉस वोटिंग की, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं रोहित, दोबारा दोहरा रहा हूं, इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास नहीं है क्रॉस वोटिंग का, ना भविष्य में ऐसा होगा। इस बात को आप मान के चलिए, वो कल जब रिजल्ट आएंगे आपके सामने स्थिति आ जाएगी। लेकिन जो बहुत बड़ी बात अभी संजय जी ने कही कि संख्या बल ना होते हुए भी उनको विश्वास है, ये विश्वास नहीं है। ये जो बात मैंने पहले कही थी कि जो पैसे का दम है, जो पैसे की ताकत है, ये उसका घमंड है। लेकिन इनको शायद अभी तक ये समझ में नहीं आया कि प्रदेश की जनता और उस जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों ने इनके इस पैसे के दम्भ को, मैं इसको दम्भ बोलूंगा, उसको सिरे से नकार दिया। इन्होंने कोशिश की, भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, जनप्रतिनिधियों को प्रलोभन देने की, लेकिन वो प्रलोभन अगर कामयाब हो जाता तो मुख्यमंत्री जी जो है हार, मतलब जीत को सुनिश्चित बताते, ये ना कहते कि हमने समर्थन दे दिया बाकी संख्या वो जुटाएंगे। मुख्यमंत्री जी के बयान से स्पष्ट हो जाता है, इनके तो जो खुद के उम्मीदवार हैं वीरेंद्र सिंह, अभी इनकी पार्टी में उनके ऊपर ही एकमत नहीं है, अभी तो इनके विधायक उसके ऊपर ही इनकी लड़ाई जारी है। पहले ये अपने पार्टी के अंदर अपने उम्मीदवार पे एकमत हो जाएं, समर्थित उम्मीदवार की तो घर बहुत दूर के हैं। जी मान साहब क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अभी आर्य साहब ने भी अपनी बात कही,
कि एक धूर विरोधी कल ये तो निश्चित तौर पर है कि हरियाणा की सियासत में एक नया अध्याय जुड़ेगा, एक ऐसी स्थिति होगी। और ये सवाल उठना भी लाजमी, हम ये नहीं कह रहे कि साहब ऐसा ही होने वाला है, लेकिन हमने ये सवाल भी उठाया कि भविष्य में क्या दोनों पार्टियां नजदीक भी आ सकती हैं, क्योंकि संभावना और सियासत संभावनाओं का खेल है। बहस के प्रथम चरण में आपने कहा था कि बात बहुत दूर तक जाएगी। बात बहुत दूर की तो छोड़िए, ये बात अब एक कदम भी दूर नहीं जाएगी जी। कोई कितनी कोशिश कर ले, चाहे किसी भरोसे के ऊपर अपने कोई और रचना रच ले, षड्यंत्र रच ले, कोई प्रवोक होने वाला नहीं है। उकसाने की, भड़काने की कोई चाल कामयाब होने वाली नहीं है। फैसला लिया है, रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा इस कांग्रेस के समर्थन के बाद एक लोगों का मन बना है कि यहाँ क्या होने वाला है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, बहुत एक स्पष्ट सी बात है कि हमने राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में बिल्कुल वैचारिक आधार पर एक सीमित उद्देश्य के लिए हमने एक उम्मीदवार को सपोर्ट किया है, जिसका नाम आर.के. आनंद है। और मैं ये भी बात बता दूं, जैसा सर्वदानंद जी भी बोल रहे थे, इनके आकलन ये मेरे साथ डिबेट पे बहुत आए और विधानसभा के चुनाव से पहले आए थे। इनका तो ये भी आकलन था कि हरियाणा में एक महागठबंधन बनेगा। हमने तो कहीं बनता हुआ नहीं दिखा। इनका अपना आकलन हो सकता है जी। इनकी ये भी हो सकती है कि ये कहें कि क्रॉस वोटिंग होगी। ये जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आएंगे, इस तरह की संभावनाएं जो विश्लेषक हैं या दूसरे लोग करते रहेंगे। लेकिन एक तरह से इस चुनाव का नतीजा राज्यसभा का आ चुका है और आर.के. आनंद विजयी होकर के निकलेंगे। किसी को शक शुबा इसमें होना नहीं चाहिए और मेरी समझ में किसी को है भी नहीं। तो यानी आपका कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस है संजय शर्मा जी और इनकी पार्टी का। मान साहब, ये तो ये जाने, इनका विवेक जाने कि इनको और कॉन्फिडेंस है या क्यों है, या किस बूते पे है, इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, या ये धनबल के ऊपर कह रहे हैं या सत्ता बल के ऊपर कह रहे हैं, ये तो ये जाने। लेकिन यहाँ कोई ट्रिक जो है वो काम करने वाला नहीं है और चुनाव का नतीजा जो संभावित है, लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं वही आने वाला है, यानी आर.के. आनंद विजयी होंगे। किसी तरह की न क्रॉस वोटिंग होने की गुंजाइश है, न किसी तरह का और जादू काम करने वाला है। जी बिल्कुल। संजय शर्मा साहब, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। मान साहब का ने कह दिया कि इनका साफ कहना है कि सत्ता बल और धन बल, शायद आप इसके भरोसे पर यह बात कह रहे हो। अत्रे साहब ने भी बात कही कि कोई टूट नहीं होगी, जीत तय हो गई है। जिन प्रत्याशी को इन दोनों ने समर्थन किया, एनएलडी और कांग्रेस ने मिलकर। रोहित जी, आपने एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज वो कहावत हूबहू हमारे इनेलो के प्रवक्ता और इनकी पार्टी के ऊपर दिखाई दे रही है। इनेलो के कैंडिडेट जो हैं वो आजाद कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो आपने अपनी बात कह ली, उन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसमें INLD शब्द स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वो आजाद कैंडिडेट नहीं है, वो इनेलो का कैंडिडेट है। हाँ, अब वो पाला बदलकर कांग्रेस के खेमे में जरूर चले गए हैं। अब ये तय कांग्रेस इनेलो ने करना है, इनेलो के विधायकों ने करना है कि उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता करके ऊपरी सदन में भेजना है और अपनी उन नीतियों को तजांजलि जानी है जिस नीतियों के ऊपर चौधरी देवीलाल अपना इस जीवन से चले गए, उन नीतियों के साथ लड़ते लड़ते। और अब मैं तो इनेलो के लोगों को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वो अपनी ये जो दुकान है, जो अपनी पार्टी है, इसको बंद करके सीधा सीधा कांग्रेस में ले जाएं, क्योंकि अब जो उन्होंने निर्णय लिया है ये कोई तुरंत के लिए निर्णय नहीं है, इसके बहुत दूरगामी प्रभाव जाने वाले हैं। ये ऊपरी सदन में किसी व्यक्ति को भेजना कोई छोटा निर्णय नहीं है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। मैं तो इनेलो के विधायकों को भी ये ध्यान में कराना चाहूंगा कि वो जिस नीतियों को लेकर, जिन कार्यक्रमों को लेकर, जिस विचार को लेकर राजनीति कर रहे हैं, आज उसी पर ही कुठाराघात एक उनके द्वारा जो प्रायोजित कैंडिडेट था उसके कांग्रेस में चले जाने के कारण से उनकी सारी नीतियां धराशायी हो गई हैं। तो मैं तो उनको अपने विवेक, क्योंकि उन्होंने अपना विवेक उन्होंने उपयोग करना ही करना है, तो आज इनेलो जो है वो हाशिए पे जाने की ओर हो गई है। और आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि इनेलो का जो वोट बैंक है, इनेलो का जो समर्थक है, वो अपनी पार्टी को छोड़ करके कहीं और जाने वाला है, ये भविष्य तय करेगा। जी, इसी नंबर को अरे साहब, फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? आखिर में हरियाणा में एक बात जरूर कही जाती थी, कांग्रेस बयान देती थी INLD बी टीम है, कभी INLD कह देती थी नहीं साहब ये कांग्रेस बी टीम है।
तो कल का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन ये बी टीम वाला फलसफा फिर सुनने को मिलेगा। लेकिन इस बार कौन बी टीम होगा, कौन नहीं होगा, ये बड़ा दिलचस्प देखना होगा। ये तो प्रवक्ता महोदय आपको बताएंगे। इन्हीं का ये मुद्दा जो था बहुत गूंजता था विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी कि इनेलो जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और इसी तरह से दूसरी पार्टियां आरोप लगाया करती थी। इनेलो और कांग्रेस सत्ता के दोनों दावेदार हैं। या तो इनमें से किसी एक को दावा छोड़ना पड़ेगा यदि इकट्ठा साथ चलना है, और या यदि ऐसे इकट्ठा चले तो एक का अस्तित्व जनता ही समाप्त करेगी। तो मैं समझता हूं ये संभावना सिर्फ इसी इलेक्शन तक है, एक दूसरे के समर्थन की। इलेक्शन के बाद जो है ये फिर अपनी लाइन पर आ जाएंगे। हाँ, लोगों को मनाना ये बात जो है पचनी मुश्किल हो जाएगी कि इनेलो बी टीम है या नहीं थी, और किसकी बी टीम है, कांग्रेस की थी या बीजेपी की। ठीक है, मान साहब बताएं साहब, कौन किसकी बी टीम और कौन सी ए टीम? मैं यहाँ सवाल आज की तारीख में ए बी की टीम का नहीं है। विशुद्ध रूप से मैं ये पहले भी कह चुका हूँ। नहीं मान साहब, आपने बहुत परेशान किया एनएलडी को ये बात कह कर, ये बयान दे देकर, इसलिए सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, वैचारिक कांग्रेस के उन रणनीतिकारों में से जिन्होंने जरूर इस तरह की बातें कहना शुरू की थी। बिल्कुल 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 मान साहब, नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ प्रवचन करने का आदि नहीं हूं। मैं बहुत सीधी स्पष्ट बात ये कह रहा हूं कि हमने एक सीमित उद्देश्य के लिए वैचारिक आधार पर सुनिए, वैचारिक आधार पर एक उम्मीदवार को समर्थन किया है जो निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि देश में जो एक सांप्रदायिक पार्टी है जो नारा लेकर के चलती है वो सबके लिए खतरा है। वो भारतीय जनता पार्टी के जो अलाई हैं उनके लिए भी खतरा है कि आज ये कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, कल को क्षेत्रीय दल मुक्त भारत भी चाहिएगा, जो इनके सहयोगी उनके मुक्त भी भारत चाहिएगा। ऐसी पार्टी जो केवल ये जिद पकड़े हुए है कि हम कहते हैं वो सही है, हमारी राजनीतिक सोच है वही सही है, इतिहास के हमारे में जो ज्ञान है वही सही है, तो ऐसी पार्टी को परास्त करना, इन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके ये जरूरी है कि जो भी मौका मिले ऐसी पार्टी को धूल चटानी चाहिए। और उसी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने ये आपकी रणनीति थी, आपका कहना है। बेशक इनेलो ने उम्मीदवार है, वो आईएनएलडी सब लिखा है उन्होंने, स्पोर्ट से वो चुनाव लड़ा, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, करते रहेंगे। और मैं ये भी बता दूं, कोई जादू काम करने वाला नहीं है। दूसरों लड़ाने, बिलाने की, उकसाने की, भड़काने की चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, रिजल्ट में अंतर आने वाला नहीं है। आर के आनंद विजयी होकर के निकलेंगे, उनकी विजय सुनिश्चित है। जी अत्रे साहब, फाइनल कमेंट। ए टीम, बी टीम, सी टीम। देखिए रोहित, अभी संजय शर्मा जी बार बार एक बात कह रहे थे कि साहब आईएनएलडी के कैंडिडेट हैं, एफिडेविट दिया है, वहां लिखा है, इनको विधानसभा के नियमों का ज्ञान नहीं है, थोड़ा अनजान है, धीरे धीरे हो जाएगा। जो पार्टी का कैंडिडेट होता है सब पार्टी चिन्ह पे चुनाव लड़ता है। दूसरी बात, जिस तरह से सुभाष चंद्र जी का आप जब ऐसा नहीं होता, अरे आप मतलब सुभाष चंद्रा जी ये कह रहे हैं कि मैं आजाद उम्मीदवार हूं, वो गलत। आजाद है वो, विधानसभा के उसमें रिकॉर्ड में है कि वो आजाद उम्मीदवार है, गलत। आनंद आजाद उम्मीदवार है, वो गलत। मुझे लगता है चर्चा में नहीं फंसना चाहिए। सवाल बड़ा फोकस था, वक्त कम है, अत्रे साहब वक्त कम है, इस बारे में आप बाद में जरूर चर्चा कर लेंगे। जनता पार्टी की रिवायत रही है। चलिए आप अपना फाइनल कमेंट बताइए अत्रे साहब। आपने ये सीख रखा है अत्रे साहब, फाइनल कमेंट। असर हरियाणा के प्रदेश राजनीति में नहीं होने वाला, क्योंकि आपके जो चुनाव के दौरान बोले गए झूठ है, प्रदेश की जनता उनको समझ चुकी है। ठीक है, चलिए संजय शर्मा साहब क्या कहेंगे? वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार करके पैसे के बल पे एक सुभाष चंद्रा को राज्यसभा दिखाना चाहती थी, वो नहीं दिखा पाई, उनकी हार निश्चित हो चुकी है आज। ठीक है, मैं तो इंडियन नेशनल लोकदल को ये सुझाव देना चाहूंगा कि वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के अंदर कर लें, क्योंकि उन्होंने जो समर्थन दिया है, उन्होंने समर्थन दिया है, उन्होंने जो समर्थन दिया था जिस कैंडिडेट को जो खड़ा किया था, आज मैं अपनी बात कह लूं, आपने अपनी बात कह दी। हम आपको कांग्रेस का समर्थन किसने मांगा, किसने मांगा, लेकिन इनका कैंडिडेट कांग्रेस के पाले में चला गया, इनका कैंडिडेट कांग्रेस के पाले में चला गया। वो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दरबार में जाकर उसने हाजिरी लगा ली है। अब वो इनेलो का कैंडिडेट नहीं रहा, आज वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो गया। इनेलो का ठीक है, संजय शर्मा साहब मैं आपको रोक रहा हूं। पार्टी के अत्रे साहब मैं आपको रोक रहा हूं। उम्मीदवार हैं वो भी अवश्य जीतेंगे, क्योंकि लोग
विधायक जो हैं मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हैं और वो चाहते हैं कि देश विकास करे, देश और तेजी से आगे की ओर बढ़े। तो अत्रे साहब आपने सुना, मान साहब आपने सुना, संजय शर्मा जी का कॉन्फिडेंस अब भी बरकरार है। मैंने बार बार कहा ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, इसका पता कल जरूर चल जाएगा और कल एक बार फिर आप लोगों से पूछेंगे। लेकिन देखिए इस पूरे जो ये पूरा एपिसोड चला, अगर हम राज्यसभा चुनाव की बात करें, आईएनएलडी ने एक बहुत जिसे कहा जाए बड़ा स्मार्ट मूव खेला यहां पर, और कहीं ना कहीं ये एहसास करवाया, अपनी मौजूदगी का दमखम से एहसास करवाया। लेकिन आज कांग्रेस ने जिस तरह से समर्थन का ऐलान किया, तो कांग्रेस ने भी एहसास करवाया कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने जिस तरह से जो बयान आर के आनंद साहब का आया, उस बयान ने इस समर्थन को एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, बीजेपी अभी तक चुप है और संजय शर्मा जी कॉन्फिडेंस से लबरेज है। ये किस बात का कॉन्फिडेंस है ये हम तो नहीं जान सकते, वही जानेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा की सियासत में कल नया अध्याय जुड़ने वाला है। दो धुर विरोधी पार्टियां एक उम्मीदवार का समर्थन कर रही हैं। ये नई बात हमारे लिए जरूर है, विश्लेषण की बात हमारे लिए जरूर है, इसका विश्लेषण जरूर होता रहेगा लंबे अरसे तक। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर्वदानंद आर्य साहब, प्रवीण अत्रे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रण सिंह मान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आज बड़ी बहस में इतने, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है, लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। बेटियां 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 बेटियां। आओ बांटें खुशी बेटियों की, सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बेटियां।